हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट का पार्ट 2, जिसमें कि हमने विजन की मैगजीन हम कर ही रहे हैं डेली बेसिस पे। तो ये नवंबर मंथ की मंथली मैगजीन है जिसमें गाइस आज हम देखेंगे 6 अपने जो रेस्ट हमारे टॉपिक्स रह गए थे वो कवर करेंगे। गाइस, इसके ना सारे शॉर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो शॉर्ट्स के लिए वीडियो अलग से कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में। देखो, एनवायरनमेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आएगी, क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सब इसके बारे में जानेंगे। देखो, रिसेंटली क्या होता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस, ये चेन्नई तमिलनाडु में होती है। और इनको करवाता कौन है? आईजीबीसी, यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अब ये है क्या, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है, ग्रीन बिल्डिंग्स को देती है ये। जो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया में, इनको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। अब ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है? तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है, आपको ना यूज करना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो भी यूज कर रहे हो आप प्रोसेसिंग में, ऑपरेशन मेंटेनेंस में, वो बड़ा ना इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। समझ गए, पहली चीज। सेकंड कह रहा है, जो ये कॉस्ट जो कॉन्सेप्ट आया ग्रीन बिल्डिंग का, ये एक इंसेंटिव से ड्राइवन है। यानी कि इसका मेन मकसद ही है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम लगे। समझ रहे हो, ग्रीन बिल्डिंग इज इक्वल टू कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम लगे, यानी कि एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में पैसा कम लगे। वेस्ट मैनेजमेंट रिड्यूस हो, वेस्ट को बहुत कम करने के लिए मैनेजमेंट हो उसका, ताकि हम लीड कर पाएं, डील कर पाएं ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। समझ गए, ग्रीन बिल्डिंग इज इक्वल टू रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर कभी लिखने को आ जाए तो ऐसे लिखना आप आंसर्स में। कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि कूल रूफ्स। रूफ्स कैसी होनी चाहिए? कूल। जियोथर्मल हीटिंग का इस्तेमाल करिए। स्मार्ट ग्रिड आपके रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, और वेजिटेटेड रूफ टॉप्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है, जैसे कह रहा है कि जो एग्रोक्रीट होती है ना, वो कार्बन नेगेटिव बिल्डिंग मटेरियल होता है, ये क्रॉप रेसिड्यू से बनता है। जैसे पैडी स्ट्रॉ, कल भी हमने बात करी ना कि वी हैव द ऑप्शन की जो स्टबल बर्निंग का जो पराली का क्रॉप रेसिड्यू मटेरियल है ना, उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी देखो हो सकता है। शुगर केन के जो बागासे हैं या आपके व्हीट स्ट्रॉ है, इन सब का इस्तेमाल आप करके एक इस तरह की बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो। कंक्रीट बिल्डिंग होती है ये। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है कार्बन क्राफ्ट टाइल। टाइल्स लगवाते हो ना घर में, तो इसको क्या होता है, कार्बन क्राफ्ट टाइल अगर होगी तो वो कार्बन को अपसाइकल करेगी, यानी जो कार्बन का वेस्ट है उसको रिकवर करके उसको एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करके टाइल बनाई जाएगी। तो ये भी ग्रीन बिल्डिंग का पार्ट है। ध्यान से समझना, एक नए कॉन्सेप्ट है, पेपर में लिखने को आएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट डालने पड़ेंगे आपको। अब ये कह रहा है कि ग्लोबल ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल को मार्केट में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो उसकी ग्रोथ है फ्रॉम $4 टू 2.27 बिलियन 2023 में थी, और ये 951.15 आपके डॉलर हो जाएगी, बिलियन में जाएगी 2030 तक। यानी कि अगर आप समझो इसका एग्रीगेशन, तो 12.3% होगा। ग्रीन बिल्डिंग्स याद रखो डिफरेंट होती हैं एनर्जी एफिशिएंट एंड नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग से। अब ये पेपर में देखो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एनर्जी रिलेटेड ये वाला, कि ग्रीन बिल्डिंग्स क्या डिफरेंट हैं एनर्जी एफिशिएंट नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग से? तो जी बिल्कुल डिफरेंट है। समझ गए आप, ग्रीन बिल्डिंग में मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रीन बिल्डिंग बनाने के? सबसे बड़ा फायदा है, आपका जो एमिशंस हो रहे हैं कार्बन के, वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो बिल्डिंग है या जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो 38% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का इस्तेमाल कर रहा है, और 35% टोटल एनर्जी कंजम्पशन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ना लीड सर्टिफाइड दिया जाता है बेसिकली जितने भी ये कंज्यूम करती हैं, एंड 25% लेस एनर्जी देन ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स में। तो आपका सोचो, इसमें ग्रीन बिल्डिंग्स में इतना ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता था, ग्रीन बिल्डिंग में एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। सबसे पहली बात तो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग भी बनेगी, और लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ इसमें वाटर की एफिशिएंसी भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी है। तो ग्रीन बिल्डिंग जो है वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग से भी कई ज़्यादा आगे बात कर रहा है। जो ग्रीन बिल्डिंग है वो बहुत कुछ कह रहा है। वो कह रहा है, देखो जी, मैं एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ वाटर एफिशिएंसी भी चाहता हूँ, मैं वेस्ट मैनेजमेंट भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाए। समझ गए आप? फिर इकोनॉमिक बेनिफिट इसके ये आ जाएंगे कि इससे आपकी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। आपकी जो लाइफ साइकिल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज कर देगा ये। फिर इससे कंफर्ट होएगा,
आपके हेल्थ को अच्छा रहेगा, आपको क्लीन एयर मिलेगी, वाटर का अच्छा मिलेगा। अभी हमने कल ही पढ़ा, बच्चों बेचारे पानी के बिना वाटर वल्नरेबिलिटी झेल रहे हैं। तो हमने इसको चीज़ को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह की इस्तेमाल करना है। अभी कह रहा है कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ जिससे कि ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोशन मिले। तो ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोशन देने के लिए आपके सामने उसने कुछ फैक्टर्स रखे हैं। देखो, पहला काम वो कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बनाने की बड़ी ज़रूरत तो ऑलरेडी तो बन चुका है, पर इसको रिवाइज करके लाओ और इसके मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड के साथ नए कमर्शियल बिल्डिंग में इसको साथ एकदम लगा दो। भैया प्रोटोकॉल है, अब ये करना पड़ेगा आपको। 2007 में ही एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड आ गया था। ठीक है। फिर इको निवास संहिता 2018 मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करी थी, ताकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ही काम शुरू हो जाए कि अब न्यू इंडियन वे फॉर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल होम्स बनेंगे। फिर ग्रीन रेटिंग आपको करनी है, कह रहे जो टेरी करता है आपका एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, उसमें आप इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट जो ले रहे हो वो सब करते रहो। 5 स्टार रेटिंग है, वैलिड फॉर 5 ईयर्स। ऐसे जैसे ही कुछ यूज़ करते हो उसको और बढ़ाओ। फिर लीडरशिप, जो आपकी लीड क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, इसमें जो सर्टिफिकेशन मिले हैं, जैसे यूएस में डेवलप हुआ है, इंडिया आउट परफॉर्म यूएस एंड चाइना इन लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशंस में। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, क्या क्या स्टेप्स हमने लिए हैं, इसको और अच्छा करना है हमें। अभी हम कर रहे हैं अच्छा, और अच्छा करने की कोशिश करें। स्टार रेटिंग कमर्शियल बिल्डिंग में हमें फास्टर क्लियरेंसेस भी मिल रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस में। लेकिन इन सबको ना कई बार क्या होता है, अडॉप्ट करने में हर जगह पर ये अडॉप्शन हो नहीं पाता। उसके कुछ रीज़न है। देखो, इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन होने लग जाए तो अर्बन एरियाज भी सुधर जाएंगे। हमने पढ़ा था ना, अर्बन एरियाज में चाहे वो बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई में क्राइसिस है। तो कह रहा है कि इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि इसको करने में ना इनिशियली बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, और रेंटल्स उसकी वजह से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर या टेनेंट्स को बुला ही नहीं पाते, टेनेंट्स रहने ही नहीं आएंगे। फिर कंस्ट्रक्शन में इशू है। इशू क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो फ्रेगमेंटेड अराउंड द वर्ल्ड, अनसर्टेन है। ग्रीन मटेरियल हर जगह ना अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है, और इसके डिज़ाइन की दिक्कत है, और स्किल्ड वर्कर नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फिर ये कह रहा है गवर्नेंस इश्यूज की बात कर रहा है कि जो एक्सटेंशन है, प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसे करना है, रिसर्च डेवलपमेंट वर्क्स नहीं है, पुअर बिल्डिंग कोड है, हाई पे बैक पीरियड है, ये सारे हाइंड्रेंस बन के चलते हैं। फिर अवेयरनेस इतनी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन का नहीं है इतना। तो ये सब ना होने की वजह से ना वो हम ले ही नहीं पा रहे, प्राइवेट और पब्लिक बेनिफिट नहीं ले पा रहे, अवेयरनेस की कमी है क्योंकि अभी भी। तो वे अहेड में कह रहा है कि करना क्या चाहिए ऐसे मुकाम पर, या जब ऐसी जो स्थिति है, सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें करना क्या चाहिए। कह रहा है आप ना इकोनॉमिक इंसेंटिव देना शुरू कर दो। फाइनेंस कमीशन या लोकल बॉडीज हैं, वो ग्रीन बिल्डिंग को इनकरेज तभी कर सकते हैं अगर वो टैक्स इंसेंटिव देना शुरू कर दें। कह दो जी ग्रीन प्रोजेक्ट बनाओगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, और इससे आपको ग्रीन बॉन्ड के थ्रू पैसे भी मिलेंगे। तो बैंक कैन ऑफर कंस्ट्रक्शन लोन्स भी देना शुरू करे, ताकि डेवलपर जो है वो अट्रैक्ट हो, लो इंटरेस्ट रेट पे दे, लेकिन ये नहीं कि हायर इंटरेस्ट रेट लगा दिए। फिर पॉलिसी बेसिस लो, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस दो, इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी लेजिस्लेटिंग मेडिटेट करो, ताकि नए कंस्ट्रक्शंस में नई स्टैंडर्ड्स बन पाए। तो एडिशनली यहाँ पर ये कह रहा है कि एक काम और करो। कह रहा क्या, कह रहा जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है ना, उनके साथ भी एक काम करना है, उनको रेट्रोफिटिंग करना है। रेट्रोफिटिंग का गाइस मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें, टेक्नोलॉजी है, उसमें नए एडिशन में लाने, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेट करके रखनी है। और वो ऐसी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली हो। ऐसी प्रैक्टिसेस को करना है ताकि सस्टेनेबल फॉर्म बने। फिर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना है, यानी कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऐसे तैयार करने हैं, सेशंस करने हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठकर, ताकि आप इन अडॉप्शंस को प्रमोट कर पाओ। अवेयरनेस कैंपेन की कमी है तो आप स्कूल कॉलेजेस से शुरू कर दो, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो लेकर आओ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पता चलेगा तो फिर इंडस्ट्री रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स उसी तरह से तैयार किए जाएंगे। ठीक है, मतलब एकेडमिक्स से ना लिंक कर दो आप इस पढ़ाई को, ग्रीन बिल्डिंग्स की पढ़ाई को भी। उनको पता चल जाएगा तो वो इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब नया टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, NECP। अब ये क्या है? देखो, रिसेंटली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम को लॉन्च करा, एंड एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम लॉन्च करा। फैंस प्रोग्राम क्या है? एम्फेसिस करना एनर्जी एफिशिएंट फैंस की अर्जेंसी हो गई है। 1 करोड़ एनर्जी एफिशिएंट फैन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि हमारा 20% इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन रेसिडेंशियल एरियाज में हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है।
तो ये सबसेट स्कीम के अंदर ही आया, क्लीन क्लीन कुकिंग स्कीम में। और ये रिवोल्यूशनाइज़ भी करना चाहता है कुकिंग प्रैक्टिसेस को इंडिया में। हम चाहते हैं कि कुकिंग स्टोव जो इंडक्शन वाले हैं वो 20 लाख डिप्लॉय कर दिए जाएँ। नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव्स हों। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बड़ा ध्यान है, इसीलिए उन्होंने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन भी करा है ताकि अवेयरनेस बढ़े लोगों की। ई मोबिलिटी इकोसिस्टम पे आ जाएँ। इलेक्ट्रिक कुकिंग के बेनिफिट्स उठाएँ। उस तरह की इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन को फैलाया जा रहा है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के थ्रू। ठीक है? अब यहाँ ये कह रहा है इस इनिशिएटिव के फ़ायदे क्या हैं? देखो, सबसे पहली बात, आपको ना ई-कुकिंग के बेनिफिट मिल जाएँगे, यानी कि एफिशिएंट एंड सेफर अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल गैस इलेक्ट्रिक स्टोव को, दिक्कत नहीं होएगी। पोर्टेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड सेफ्टी के साथ आप इनको इलेक्ट्रिक स्टोव्स को यूज़ कर सकते हो। आप जो आपके इंडक्शन स्टोव्स हैं उनकी राइजिंग डिमांड बढ़ेगी, 10 मिलियन यूनिट्स आपको 2021-22 में ही बिके हैं। फिर इनकी डिमांड के साथ-साथ क्या हो रहा है, कई फैक्टर्स एट्रिब्यूटेड हैं। मॉड्यूलर किचन चाहिए, जो एलपीजी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, वर्सेटिलिटी ऑफ कुकिंग विद इंडक्शन वो बढ़ेगा, तो कार्बन फुटप्रिंट इससे कम होता चला जाएगा आपका। ठीक है? ये फ़ायदा होगा। एलपीजी कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग फटाफट इलेक्ट्रिक वाले लेंगे। कार्बन फुटप्रिंट आपका रिडक्शन होगा तो उससे फिर कार्बन मिटिगेशन गोल जो हमारे हैं वो हमारे फुलफिल हो पाएँगे। फिर हमारी जो एनर्जी इकोनॉमिक सेविंग है वो होगी। 25 से 30% हम जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से इकोनॉमी हमारा पैसा खर्च होता था वो कम होगा खर्चा, 25 से 30% आपका इन्फ्लेशन खत्म होएगा, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में। दूसरे बेनिफिट क्या होंगे कि आप जो इम्पोर्ट करते हो ना एनर्जी, उसका डिपेंडेंस आपका कम होगा। और खाने में कोई टेस्ट में कुछ अलग, कुछ ऐसा टेस्ट तो आएगा नहीं कि बहुत अलग हो गया। टेस्ट में कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार ट्राई करो ई स्टोव्स पे खाने की, ठीक है? अच्छा, अब एक शब्द आया इसमें, एक एनर्जी लिमिटेड आपकी एक आई कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। गैस ये 2009 में फाउंड की गई थी। जॉइंट वेंचर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर उजाला, आपको याद होगा, उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज टू ऑल स्कीम, याद रखना, इसके अंडर ये आती है। ठीक है? 2009 मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नया टॉपिक है, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सुना है, आज भी सुनो इसके बारे में, कुछ नया ही पता चलेगा। क्योंकि अब क्या होता है, जब नेशनल सिंपोजियम ऑन ये चल रहा था ना, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थ्रू कोऑपरेटिव्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये सारा का सारा, तो इसी के तहत ना इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करा, नया ब्रांड नेम बनाया, भारत ऑर्गेनिक्स। तो जो हमारा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है, जिसका कि हेडक्वार्टर्स आनंद गुजरात के अंदर है, 2023 में इस्टेब्लिश करा गया है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसका काम है सभी फार्मर्स के साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ उनका ध्यान बढ़ाना, ऐसे अरेंजमेंट्स करना, ऐसी मार्केट प्रोवाइड करना उनके लिए। अब इसमें क्या है, 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डाले गए हैं भारत ऑर्गेनिक में। क्या क्या? तूर दाल, अरहर की दाल खाते हो ना वो वाली, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस और सोना मसूरी राइस, ये 6 के 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डाले गए हैं। कॉन्सेप्ट किसके अंदर है ये? ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ, यानी कि नेटवर्क रिटेल आउटलेट्स के सारे ऐसे हों कि वहीं पे सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होके इन्हें मिलें। अच्छा, एनसीओएल यानी कि जो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या करेगी, ये नए नए कोऑपरेटिव्स गवर्नमेंट के सेटअप करेगी, सर्टिफाइड सीड्स एंड एक्सपोर्ट्स वगैरह बेचना शुरू करेगी। और देखो, इंडिया ना हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो याद रखना, ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से हमें पता चला था कि इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। इंडिया 6th रैंक करता है सर्टिफाइड एरिया ग्लोबली। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो इन्हांस करे, आपका प्रमोट करे एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल साइकिल को, सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। और ये अकम्प्लिश करने के लिए ऑन फार्म एग्रोनॉमिक, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल मेथड से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे आपको 3 जगह पे देखने को मिलेंगे। एक तो एनवायरनमेंट को मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स की यूज़ है वो प्रोहिबिट होंगे। हेल्दी सॉइल हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट आप कर पाओगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मदद से, इरोजन रिड्यूस होएगा, वाटर क्लीन कर सकते हो आप, बायोडाइवर्सिटी को स्टिमुलेट कर सकते हो। फार्मर्स के लिए फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनका इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो रिजिलेंट हो जाएंगे। कंज्यूमर के लिए फ़ायदा ये है कि ये हेल्दियर होगा कंज्यूमर के लिए। हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है ऑर्गेनिक। और दिल्ली या ऐसे भी आप शहरों को देखते हो अर्बन एरियाज में, वहाँ ऑर्गेनिक छाप दो बस आप, वहाँ पूरी दुनिया पहुँच जाएगी लेने के लिए। इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक के पीछे हम भाग रहे हैं, कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा हो गया है ये।
अब ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग देखो, दोनों होती तो सिमिलर है सर्टेन एस्पेक्ट्स में, जैसे कि प्रोहिबिटिंग करना सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, नॉन फायर ऑन फार्म बायोमास मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट साइकिल का इस्तेमाल करना, इसमें थोड़ा सा आपका डिफर करता है। अदरवाइज है ये दोनों एक जैसी सी, आपकी नेचुरल फार्मिंग का हो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेजर चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा ना इसका डिफरेंस भी देख लो आप, ऑर्गेनिक और नॉन नेचुरल फार्मिंग का डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप ऑफ फार्म ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल परमिट होता है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं मिलाया जाता, सिर्फ फार्म बेस्ड इनपुट ही यूज़ किए जाते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की करेक्शन कर सकता है, यहाँ मिनरल्स नहीं अलाउड है। यहाँ प्लोइंग सॉइल टिलिंग होती है, यहाँ मिमिक नेचुरल इकोसिस्टम, कोई प्लोइंग कोई स्टिलिंग विलिंग नहीं होती है, कोई वीडिंग टर्न नहीं की जाती, ये ध्यान रखना। मेजर चैलेंजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर को क्या है, देखो इसका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, यील्ड उतनी होती नहीं है, तो फार्मर क्यों जाएगा इसकी तरफ। सप्लाई चेन बहुत अच्छी नहीं है, मार्केटिंग और मार्केट नहीं मिलती, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं मिलता, तभी तो वो ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव को लेकर आए आनंद गुजरात में, ताकि वो ऐसा मार्केट सिस्टम तो बनाए पहले। फिर सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है इसका बड़ा इश्यूज है, उसके साथ मल्टीपल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना नहीं मिलता, अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा भी एक तरीके से हम कर सकते हैं फार्मिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा, हेल्थ का अच्छा हो जाएगा, इकोलॉजी अच्छी हो जाएगी, फेयरनेस आ जाएगी, है ना, आपकी जो केयर है एनवायरनमेंट या फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बढ़ जाएगी, तो ये सब इसके फ़ायदे हो जाएंगे गाइस। वे फॉरवर्ड में यहाँ बोल रहा है, और याद रखना सिक्किम हमारा वर्ल्ड का पहला ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है, ये आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ बोल रहा है कि आपको अपने फार्मर्स को मोबिलाइज करना है और ट्रेन करना है कि वो ऑन फार्म इनपुट्स को ही, ऐसे फार्मर फील्ड स्कूल्स होते हैं ना, इंफॉर्मेशन इन टूल्स, इसकी तरह उनको सिखाया जाए। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन जो है लोकली, उसको इनकरेज किया जाए कि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है लोकल रिसोर्सेज की मदद से ही निकालो, ताकि विलेज लेवल पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। स्ट्रेंथन करो अपने सर्टिफिकेशन रिजीम्स को, उसके बाद ऑर्गेनिक आपके जो इनपुट्स हैं उसको इंसेंटिवाइज करो, बिल्डिंग की कैपेसिटी पे इन्वेस्टमेंट करो। फिर आप रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स बढ़ाओ, क्योंकि कोऑपरेटिव्स का रोल बढ़ेगा ना, तो उससे पता है क्या फ़ायदा होगा। एक तो फार्मर जो होगा सर्टिफाइड ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लाइक करना शुरू कर देगा, उसको भी समझ आएगा इसकी वैल्यू क्या है। फिर वो ना आपके टेक्निकल गाइडेंस उसकी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने लग जाएगा, उसकी रीच मार्केट तक बढ़ेगी, तो वो तो और अच्छा हो जाएगा ना, उसका रिच भी हो जाएगा वो एक तरह से। तो ये सब गाइस इसके फ़ायदे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। शॉर्ट्स गाइस क्योंकि बहुत सारे हैं, उसको एक ही हम वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।